नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। इस समय हम कर्मचारियों को मिले बड़े तोहफे के ऊपर चर्चा करने के लिए निकले हैं। भोपाल में आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 3 बड़े फैसले कर्मचारियों को लेकर। पहला फैसला तबादला नीति को लेकर, 1 से 30 मई के बीच तबादले होने हैं और क्या क्या उसकी बारीकियां रहेंगी। इसके अलावा कर्मचारियों का डीए जो है, डाइट अलाउंस जो है, वो बढ़ाकर अब 50 से 55 कर दिया गया है। उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम को लेकर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले अशोक पांडे, कर्मचारी नेता, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका स्वदेश न्यूज़ में। ये 3 फैसले जो आप डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के आज देख पाते हैं, तबादला नीति के ऊपर प्रतिशत तय कर दिया गया है कि 200 से 1000 कर्मचारी तक प्रतिशत जो रहेगा वो 20% रहेगा। फिर 1000 से 2000 कर्मचारियों तक प्रतिशत 10 हो जाएगा और 2000 से लेकर 2001 से अधिक कर्मचारियों को प्रतिशत करीब 5 रहेगा ट्रांसफ़र का। तो तबादला नीति को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई हैं, बारीकियां, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं और आप इसमें कुछ लूप होल, कुछ कमियां देख पाते हैं क्या? देखिए, सरकार ने 3 साल बाद तबादला नीति लेके आई है। 3 साल तक इस पर बैन था। कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पे भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाते थे, जबकि ट्रांसफ़र हर साल बैन, पिछले कार्यकालों में हर साल ट्रांसफ़र से बैन खुलता था। कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन देता था, उसका स्थानांतरण होता था। कर्मचारी को स्वास्थ्य के विषय पे भी रहता है कि स्थानांतरण, उसको दवाई कराना, बच्चों की पढ़ाई भी रहता है, या माँ बाप वृद्ध हैं तो उसको सोचता है गृह जिले के नज़दीक में पहुँच के माँ बाप की सेवा भी करूँ बुढ़ापे में। कई विषय रहते हैं, तो कर्मचारी स्वयं के व्यय पर ज़्यादातर ट्रांसफ़र करवाने का आवेदन करता था। लेकिन 3 साल से बैन था, कर्मचारी बहुत परेशान थे और ट्रांसफ़र पे आज बैन खोल के राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कर्मचारी हित में काम किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। कर्मचारियों के स्थानांतरण में एक चीज़ जरूर मैं राज्य सरकार से मांग करूँगा कि इस ट्रांसफ़र नीति का नौकरशाही गलत उपयोग न करे, क्योंकि कई बार पिछली बार देखा गया है ट्रांसफ़र नीति लागू होने के बाद अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से चिन्हित करके भिंड, मुरैना, बालाघाट ट्रांसफ़र कर देते हैं जहां वो नहीं कर रहा। जबकि ट्रांसफ़र नीति सरकार की ये होना चाहिए कि कर्मचारी अधिकारी यदि स्वयं चाह रहा है तो उसको वहाँ उसी कर्तव्य निष्ठा के अनुसार, क्योंकि वो काम तो कर रहा है, सरकार कर रहा है, उसी कर्तव्य निष्ठा के अनुसार वहाँ उसको पदस्थ किया जाए यदि वो मांग कर रहा है। तो स्वैच्छिक भी तो है ना ट्रांसफ़र? स्वैच्छिक है, लेकिन अधिकारी स्वैच्छिक नहीं करते। 1 से 30 मई के बीच आपको संभव लगता है कि इतने कर्मचारियों को एक साथ ट्रांसफर? बहुत कम समय सरकार ने रखा है, 1 महीने। इसकी कोई वजह आप देख पाते? अब सरकार ने इसको शिक्षा सत्र के हिसाब से किया है, लेकिन इतनी जल्दी, क्योंकि अभी ट्रांसफर पॉलिसी आज कैबिनेट में हुई है, कल छुट्टी है, परसों नरसों किसी तरह आ पाएगी 2-4 दिन में, हफ्ते भर में तो बल्लभ भवन से बाहर निकलेगी, फिर विभाग उसको बनाएगा, तब तक तो आधा महीना हो जाएगा और 15 दिन में कैसे ट्रांसफर संभव है। तो सरकार को इस विषय पर भी सोचना चाहिए, इसका समय अवधि। इसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि कम से कम एप्लीकेशन आए, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र को लेकर आपाधापी और बहुत ज़्यादा कियोस्क ना हो ट्रांसफ़र को लेकर, इसी वजह से तो हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम समय, 1 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 3 साल से रुका हुआ था ना, वजह ये भी है। तो इसलिए कि अचानक बहुत कर्मचारियों की भीड़ पैदा ना हो जाए जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ठीक है, और विभागों के पास एकदम भगदड़ ना मच जाए ट्रांसफ़र लेने वालों की। मेरे ख्याल से इसलिए भी वर्कलोड कम से कम आए और समय टाइम कम दिया 3 गया। साल बाद दिया, कुछ समय देते, कर्मचारी को फायदा हो गया। यदि कर्मचारी के हित में आपने पॉलिसी बनाई है, स्थानांतरण नीति आई, तो कर्मचारी उसका लाभ तो ले सके। भाई एक हफ्ते में तो बल्लभ भवन से निकलेगी पॉलिसी, उसके बाद विभाग बनाएगा अपने हिसाब से पॉलिसी, तो आधा महीना तो हो गया। आधा महीना फिर आप उससे आवेदन मांगेंगे, आवेदन देगा, उस पर आप विचार करेंगे और फिर ट्रांसफर लिस्ट सूची निकलते निकलते 1 महीना हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को 10-15 दिन का समय और बढ़ा देना चाहिए। यूपीएस को लेकर यूनाइटेड पेंशन स्कीम, जो आप लोग कब से इतना ये सब सुनते आ रहे थे, और यूनाइटेड पेंशन स्कीम जो है, यूपीएस जो है, वो क्या स्कीम है? और 6 अधिकारियों की एक कमांड कमेटी बनाई गई है, निर्णायक कमेटी, क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? देखिए, केंद्र सरकार ने फैसला लिया था भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अभी तक जो पेंशन नीति लागू थी, पहले तो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन नीति लागू थी, उसके बाद राज्य सरकार 5 साल पहले एनपीएस लाई, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें बहुत नुकसान था कर्मचारियों को, बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो ये पेंशन जो स्कीम है, इसको एक प्राइवेट एजेंसी चला रही है, तो कर्मचारियों का जो ना तो सही हिसाब देती थी, कितना पैसा जमा है, कितना उसने निकाल लिया, कितना प्रतिशत ब्याज उसको मिला, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। तो देश भर के कर्मचारी एनपीएस पेंशन नीति का विरोध कर रहे थे। हम लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत आंदोलन किए,
प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया, सांसदों को ज्ञापन दिया। आज तो के संघर्ष में ये निकला कि पिछले साल केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि एनपीएस योजना के स्थान पर हम यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम लेके आ रहे हैं। यूनाइटेड पेंशन स्कीम केंद्र में के कर्मचारियों के लिए लागू भी हो चुकी है, 1 साल हो गया उनको लागू, लेकिन मध्य प्रदेश में वो स्कीम अभी लागू नहीं थी। ये 6 कर्मचारी अधिकारियों की जो कमेटी बनाई गई है, ये किस तरह के निर्णय लेंगे और क्यों बनाई गई, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए कि जो केंद्र ने लागू करी है यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, उसका ये अध्ययन करेंगे कमेटी वाले, और उसको मध्य प्रदेश में किस ढंग से लागू करना है, क्योंकि ये राज्य सरकार है, अभी केंद्र में लागू है, राज्य में नहीं है। राज्य में उसको किस ढंग से लागू करना, इस पर विचार करके एक नीति बनाएंगे वो, उस हिसाब से वो पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश सरकार लागू करेगी, इसलिए कमेटी बनाई। डीए का जो फैसला किया गया है, जो महंगाई डाइट अलाउंस जो है, जो 55 से 50 से बढ़ाकर अब 55 किया गया है, 2 और 3%, तो ये आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है, एक अच्छा स्वागत योग्य फैसला है? बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। अभी तक मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को केंद्र से 5% कम महंगाई भत्ता मिल रहा था। हम लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तो दे दिया था, लेकिन जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, कार्यभारित कर्मचारी थे, स्थायी कर्मी, तो उनको ये लाभ नहीं दिया था। तो मंत्रिपरिषद में ये लाभ देने का निर्णय हो गया है, इससे स्वागत योग्य। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को, जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी, उनको 1200 से 1500 का लाभ होगा। द्वितीय श्रेणी है उनको 2500 से 3000 तक का लाभ होगा। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको 600 से 900 का लाभ होगा। ऐसे करके कर्मचारियों को एक अच्छा लाभ होगा। और महंगाई भत्ता कर्मचारियों की न्यायोचित मांग थी, केंद्र के कर्मचारियों को मिल चुका था, राज्य के कर्मचारी उससे लाभान्वित नहीं थे, तो राज्य सरकार ने आज ले लिया निर्णय, ये स्वागत हो गए। एक चीज़ जरूर महंगाई भत्ते में सरकार ने मंशा का अभाव रखा है, वो ये कि प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तो 5% महंगाई भत्ते का लाभ जो है उसको 1 जुलाई से देना था, वो दे दिया। और उसको जो एरिया महंगाई भत्ते का एरियर है वो प्रथम श्रेणी अधिकारियों को नगद दिया है, एक मुश्त, और कर्मचारियों को 5 समान किस्तों में दिया है। ये सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, तो ये जरूर मंशा का अभाव रहा। तो ठीक है, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि एरियर जो है वो नगद भुगतान, जैसे अधिकारियों को दिया नगद, वैसे कर्मचारियों को भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए। तो आपने सुना कर्मचारियों के नेता अशोक पांडे को, जो कि हमसे बात कर रहे थे आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की 29 अप्रैल 2025 को लिए गए निर्णयों के बारे में, जिसे लेकर नई तबादला नीति, इसके अलावा डीए को बढ़ाने को लेकर जो अलाउंस बढ़ाया गया उसे लेकर, और यूपीएस यानी कि यूनाइटेड पेंशन स्कीम को लेकर उन्होंने हमसे बारीकी से बात की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए मैं अक्षय बिदुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।